मंडे को मैं यूएसटी जाऊंगा। क्यों? काम है, आ जाऊंगा, वहां जाना है, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा वहां से। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे अंडर फ्लो। ये एक अंडर फ्लो का जो है वो इशू है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सॉरी, ठीक। उसके बाद दूसरा चेक, नंबर 1 चेक हो गया, नंबर 2 चेक। अब आप पहला चेक तो ये था कि आपके पास जो है बेसिकली क्यू एम्प्टी था और आपने कहा क्यू एम्प्टी है तो हम इसको बेसिकली अंडर फ्लो का मैसेज दे देंगे, यानी क्यू है और इसमें कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरा चेक, दूसरा चेक क्या होगा कि अगर अगर रियर और फ्रंट एक ही जगह पे मौजूद हो, यानी रियर भी उसी जगह पे हो जहां पे फ्रंट मौजूद है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा हो सकता है ना, इसका मतलब है सिर्फ एक ही डेटा इसके अंदर है और वो भी डिलीट होने के लिए आ गया, उस पर भी डीक्यू चला दिया आपने। एक डेटा है और वो भी डिलीट होने के लिए रेडी हो गया, डीक्यू चल गया, तो ये डेटा भी डिलीट हो गया। तो अब ये क्यू जो है वो एम्प्टी हो गई। क्यू एम्प्टी हो गया तो आर और एफ दोनों बाय फोर्स 0 कर दिए जाएंगे। हाँ, ये चेक बिल्कुल ठीक लगाया तुमने। तो हम इसमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम ये एक तरह से देखा जाए तो ये इसको कहते हैं आप एल्गो लिखने से पहले अपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि इस एनालाइजिंग फेज के अंदर कोई पार्ट हम छोड़ दें तो उसको दोबारा से हम कंसीडर करेंगे। अभी एल्गो तो नहीं लिख रहे, अभी इसमें अप्लाई होने वाली कंडीशन। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो डायरेक्ट एल्गो नहीं लिखा जाता, पहले उसको एनालाइज किया जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को लिखने बैठते हैं। तो अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिकली कंडीशंस लिख रहे हैं, फिर उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे एल्गो के अंदर। तो दूसरी कंडीशन बिल्कुल ठीक लिखी है इन्होंने जो अभी मैसेज किया था कि फ्रंट जो है अगर बराबर हो रियर के, ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब आपके पास फ्रंट और रियर बराबर, जब आपके पास एक ही एलिमेंट हो, ओनली व्हेन वन एलिमेंट एग्जिस्ट इनसाइड द क्यू। ये सिर्फ उसी वक्त होगा, यानी अगर आप कमेंट्स में लिखना चाहें ओनली व्हेन, कब होगा ये? वन एलिमेंट, ठीक है, सॉरी ओनली का वर्ड यहां से हटा के व्हेन, कब होगा ये? ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन क्यू। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपके पास एक एलिमेंट हो क्यू के अंदर। ये तो हो गया आपके पास दूसरी कंडीशन। हमें इस बेसिस पे करना क्या है? हम इस बेसिस पे एक्शन, देखो इफ की एक कंडीशन होती है, एक एक्शन होता है। यहाँ पे पहले वाले में कंडीशन ये है फ्रंट 0, एक्शन ये प्रिंट कर दो और रिटर्न कर दो। दूसरे में है अगर एफ आर के बराबर हो, एफ आर के बराबर हो, ये कंडीशन है। ये कंडीशन पे इसकी बेसिकली इस कंडीशन पे इसकी एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि एफ को भी 0 कर दो, सॉरी एफ को भी 0 कर दो, सॉरी, एंड
आर को भी 0 कर दो। ये बेसिकली इसका एक्शन है। इफ हमेशा बॉडी के अंदर एक्शन शो करता है। बिल्कुल सही लिखा है मोहम्मद। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन क्या होगा? फोर कंडीशन थी ना, तो थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर डिलीशन आपके, एक तो बिल्कुल सिंपल डिलीशन होगा ना। सिंपल डिलीशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है इस तरह की, तो आप क्या करेंगे इसको? ठीक है, तो आप कहेंगे कि अब क्या करें? अब वो वाली कंडीशन जो बेसिकली हमने वो वाली कंडीशन जो हमने बेसिकली लगाई थी अपने लास्ट एलिमेंट के लिए। देखें, एक सूरत हाल ये भी हो सकती है आपकी क्यू की, कि आपके पास ये क्यू है और आपने डेटा जो है वो इंसर्ट किसी लम्हे आर यहां से इस तरफ चला गया, तो आर की पोजीशन यहाँ डेटा एंटर किया, यहाँ डेटा एंटर किया, यहाँ डेटा एंटर किया, और रेयर की पोजीशन ये वाली है। ठीक है, और फ्रंट ने यहाँ सबसे डिलीट करते हुए आखिरी पोजीशन पे बैठा हुआ है, और ये फ्रंट है आपके पास। ये बात समझ में आती है? फ्रंट, अब ये क्या हो रहा है कि सर्कुलर चल चुका है, रियर अपने फाइनल से इनिशियल पे आके दोबारा एंट्री कर रहा है, और फ्रंट जो है वो अपनी पहली दफा सारे डेटा डिलीट करते हुए यानी डीक्यू करते हुए आगे बढ़ रहा है और आखिरी पोजीशन पे आ गया है। अब अगर कोई फ्रंट इस पोजीशन पे कोई अगर डीक्यू चलाता है, इस पोजीशन पे पहले तो इस पोजीशन की चेकिंग होगी, इस पोजीशन की चेकिंग होगी, उसके बाद इस पोजीशन पे अगर डीक्यू चलाया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे अगर फ्रंट लास्ट पे आ चुका है, अगर फ्रंट लास्ट पे आ चुका है, ठीक है, और किसी ने डीक्यू रन कर दिया, किसी ने डीक्यू रन कर दिया, तो फ्रंट को 1 कर दिया जाएगा, जैसे पहले हमने किया था। तो इफ ये वाली कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन इफ फ्रंट नॉट इक्वल टू r+1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम ये कंडीशन नहीं कहेंगे, इसको तो सिंपल ये कहेंगे, इस कंडीशन को तो हम सिंपल ये कहेंगे थर्ड कंडीशन में कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट लेंथ ऑफ क्यू, यानी n पोजीशन पे आ जाए, यानी अगर लिखूं मैं तो फ्रंट एट लास्ट पोजीशन ऑफ क्यू। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल यहाँ रेज होता है, अगर फ्रंट लास्ट पोजीशन पे है क्यू के, एक सवाल रेज होता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये इसका एक्शन लिख दूं पहले मैं। एक्शन इसका ये होगा कि फ्रंट को 1 कर दिया जाए, फ्रंट को क्या कर दिया, 1। अब एक सवाल यहाँ ये रेज होता है कि सर ये भी तो हो सकता था कि यहीं पर जो है वो रेयर भी होता, फ्रंट अगर लास्ट में आ गया है तो यहीं पर रेयर भी होता। तो देखिए हमने पहले पहले जो इफ के अंदर चेक लगाया है वो यही वाला लगाया है कि अगर फ्रंट भले लास्ट पे हो लेकिन वो अगर रेयर के बराबर हो, वरना मैं पहले इसको लगाता तो गड़बड़ हो सकती थी। अगर फ्रंट लास्ट पे हो और वो रेयर के बराबर हो तो यही करना है हमें। और ये वाला चेक थर्ड वाला इसके बाद लगाया, यानी पहले ये चेक होगा कि फ्रंट अगर कहीं पर भी हो और वो रेयर के बराबर हो तो ये कर दे, और अगर फ्रंट लास्ट पे चला गया है तो फिर ये कर दे। ठीक है, इसका मतलब है अगर इस चेक से पास हो गए, नंबर 2 से पास हो गए हैं और नंबर 3 पे आ गए हैं और फ्रंट अगर एन पे है तो इसका 100% मतलब ये है कि रियर एन पे नहीं है। अगर रियर भी एन पे होता तो ये चेक हमारा 2 एग्जीक्यूट होता। मेरी बात समझो, सीक्वेंस ऑफ चेक में भी कितने इंपॉर्टेंट्स है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको इस तरह से मैनेज किया। अब उसके बाद फोर्थ चेक ये है, नंबर 4, जो कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है कि अब आप फ्रंट को अगर डिलीट करते हैं तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। ये वो कंडीशन है कि जब ऊपर की कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो ये होगी। यानी मैं इसकी डायग्राम भी बना देता हूँ, ये सबसे आसान कंडीशन है लेकिन ऐसा ना हो कि सबसे मुश्किल बन जाए हमारे लिए, तो इसकी भी डायग्राम बना देते हैं और एग्जाम में आ सकती है चारों कंडीशन की डायग्राम बनाए, क्योंकि आप सोचते हैं कि सर सवाल कहाँ से देंगे, तो यही सवाल एग्जिस्ट करते हैं। मैं कहूँ ये 4 कंडीशन है, चारों की डायग्राम से समझा दें। याद है मैंने मिड में भी दिया था 1-2 सवाल इस तरह से। अच्छा जी, जी वही अपर पे चेक हो गया ना, इस वजह से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये वाली कंडीशन 4 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। हम कहते हैं कि हमारा फ्रंट जो है
वो बेसिकली रियर फ्रंट जो है बेसिकली वो यहाँ पर है, ठीक, फ्रंट जो है वो ये है और डेटा भी यहाँ मौजूद है, और रियर जो है वो अब डेटा इंटर करते करते यहाँ पहुंच गया रियर। अब अगर इस केस ये रियर के आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इन क्यू चल रहा है, इन क्यू, ई क्यू चला रहे हैं आप। अब अगर किसी ने डी क्यू चला दिया इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, ना तो लास्ट में है हम लोग, ना एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, ना लास्ट में है, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। और इसके बेसिस पे कोई डीक्यू चलाए तो डीक्यू में क्या होगा, ये डेटा डिलीट हो जाएगा। ये डेटा डिलीट का मतलब है पोजीशन 1 का डेटा डिलीट होगा और फ्रंट कहाँ चला जाएगा, एक आगे। तो फ्रंट की पोजीशन एक इंक्रीज हो जाएगी, ये मैंने आपसे कहा था ना पहले, फ्रंट हमेशा एक आगे चला जाता है। और अगर वो यहाँ 2 पर मौजूद है और यहाँ पर भी अगर कोई डेटा डिलीट यानी डीक्यू चलाता है, तो अब ये डेटा डिलीट हो जाएगा और फ्रंट फिर एक आगे चला जाएगा। तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, कोई स्पेशल कंडीशन ना हो, तो फ्रंट बिल्कुल आराम से डिलीट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अगर कोई यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता है तो फ्रंट जो है वो फिर एक आगे बढ़ के यहाँ चला जाएगा, और अगर कोई यहाँ से भी डिलीट कर देता है तो फ्रंट फिर एक आगे बढ़ के यहाँ चला जाएगा। अब देखें, अब कौन सी कंडीशन है, अब वो 4 पे नहीं आएगा, अब वो कंडीशन 2 को चेक कर लेगा और कंडीशन 2 के बेसिस पे कहेगा कि फ्रंट और रियर एक ही जगह पे हैं। अगर अब आप डिलीट करना चाहते हैं तो यकीनन ये 4 वाला एक्शन नहीं चलेगा, अब एक्शन चलेगा फ्रंट भी 0 रियर भी 0। समझ आती बात ये? तो इस तरह से आपकी 4 कंडीशन को, इन 4 कंडीशंस को मिलाकर आपका एक डीक्यू, अब इसमें भी वही फ्रंट और रियर इस्तेमाल हो रहा है जो इन क्यू में फ्रंट और रियर इस्तेमाल होता है। ये कोई नया फ्रंट और रियर नहीं है, फ्रंट और रियर ग्लोबल वेरिएबल हैं, दोनों फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह से एक क्यू जो है जिसको हम सर्कुलर क्यू कहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कि वो हैंडल होता है। सर इसको ओवरराइट करते हैं या बस पॉइंटर मूव करता है, पॉइंटर मूव करते हैं, ओवरराइट कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पॉइंटर मूव करते हैं और जहां से पॉइंटर हट जाता है वो गार्बेज डेटा कहलाता है, डेटा वहीं रहता है। ये तो कंप्यूटर की, देखो कंप्यूटर में अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा मतलब ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखना कि जब आप मेमोरी इनिशियलाइज करते हैं और इसमें कोई वेरिएबल्स इंटीजर के नाम से, वो के पाइथन में तो जरूरत नहीं पड़ती लेकिन सी शार्प वगैरह में जब आप करते थे कि एक वेरिएबल इंटीजर के नाम से आप एबीसी इनिशियलाइज करते हैं, तो इसमें अभी कोई डेटा हमारे जहन में ऐसा है कि कोई डेटा इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मेमोरी में एक जगह एबीसी मिल गई इसको। आपको पता है ना ये बात, आपने आईआईसीटी में पढ़ी होगी कि डेटा मेमोरी में किस फॉर्मेट में होता है, मेमोरी में डेटा किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट में होता है। एक्चुअल में मेमोरी में डेटा बाइनरी में तो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में, 0 1 तो हम लिखते हैं। सेल की इंडेक्सिंग हेक्सा होती है, डेटा किस फॉर्मेट में होता है, ये तो इसकी इंडेक्सिंग हेक्सा होती है। डेटा हम लोग यूं लिखते हैं 0 1 की फॉर्मेट में होगा, 0 1 1 0 इस तरह होगा। लेकिन अगर इससे भी इन डेप्थ जाए तो सेल के अंदर डेटा बेसिकली पल्सेस की सूरत में होता है, यानी 0 का मतलब ये ग्राउंड होगा, 1 का मतलब ये 2 1 होंगे, फिर एक ग्राउंड होगा और उसके बाद फिर एक 1 होगा, इस तरह डेटा रखा होता है। ये कहलाता है वोल्टेज डिफरेंस की फॉर्मेट में डेटा रखे जाना। तो किसी भी मेमोरी में डेटा 0 1 तो होता है लेकिन एक्चुअल में वोल्टेज डिफरेंस होता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल भी कहते हैं कि जब ये बंद हो जाता है कंप्यूटर तो इसकी वोल्टेज खत्म हो जाता है, तो वोल्टेज डिफरेंस के बेसिस पे डेटा भी खत्म हो जाता है। तो 1 0 तो हमारे समझने के लिए है, एक्चुअल में ये वोल्टेज डिफरेंस होता है। जब आप यहाँ पर एबीसी इनिशियलाइज करते हैं तो अगर एबीसी मेमोरी में इसको कोई जगह देती है, ये एबीसी की जगह है, तो ना समझना कि ये जगह एम्प्टी है, यहाँ पर गार्बेज हर वक्त मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं गार्बेज। ठीक है, ये गार्बेज जो है वो हर वक्त मौजूद होता है, यानी वोल्टेज का कोई ना कोई डिफरेंस यहाँ गार्बेज की सूरत में एग्जिस्ट करेगा, डेटा एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जब यहाँ से आप मूव कर रहे होते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता, पॉइंटर आगे चला जाता है, डेटा एज अ गार्बेज के तौर पे यूज होता है। बाद में जब यहाँ पे, बाद में जब रेयर यहाँ दोबारा आता है तो इसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। ये समझ आ गई बात है, जो अभी किसी ने सवाल पूछा था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ये। ठीक है ना, 0 1 तो हमारे समझने के लिए ये बेसिकली पल्सेस की सूरत में होता है, वोल्टेज डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर हो गई वो बात ये?
और यही वजह है कि क्यूमुलेटिव सम और क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो उसके लिए वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यूमुलेटिव सम या क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्यूमुलेटिव सम के लिए जो वेरिएबल लेते हैं उसको बाय डिफॉल्ट 1 करते हैं और क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन में उसको क्यूमुलेटिव सम में 0 करते हैं, क्यूमुलेटिव 1 में क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन में 1 करते हैं। इसकी रीजन भी बिहाइंड यही है, गार्बेज की वजह से। जब हमारे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये समझ में आ गया बात। तो हमारे पास ये तो हो गया हमारे डिजाइन करदा सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अब इसको एक शक्ल दे देते हैं ताकि हमारे पास इसका डीक्यू का भी एल्गोरिथम सामने आ जाए। तो कहता यह है कि हमने यहाँ पे इस क्यू को तो पढ़ लिया था और ये डिलीशन एल्गोरिथम है क्यू का। क्यू के डिलीशन एल्गोरिथम में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। एक तो वो कि जब आप डी क्यू कॉल करते हैं तो क्यू से निकलने वाला डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर होता है, उसका नाम आइटम है। तो ये यूजर देता है कि किस में स्टोर करना चाहते हैं आप। जैसे डी क्यू कॉल हुआ तो जब डी क्यू कॉल होगा तो क्यू से निकलने वाला डेटा जो कॉल होगा वो बेसिकली हम तो यानी यूजर कैसे लिखेगा, एक्चुअल में कोड में कैसे लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है, यानी एक्स वाई जी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है, यूं लिख देगा। तो ये अगर यूजर लिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजर ने, और यहाँ पे क्यू का नाम भी लिखेगा जो कि मैंने अभी नहीं लिखा। इसका मतलब यूजर चाहता है कि क्यू के टॉप का डेटा बाहर आ जाए। बाहर आ जाए तो कहाँ चला जाए, तो क्योंकि हमें जरूरत है तो हमने उसको बाहर निकाला है ना, तो वो बेसिकली एक वेरिएबल में चला जाता है। उसको इस वक्त यहाँ पे हमने आइटम का नाम दिया है। तो ये यूजर प्रोवाइड करता है। और अगर दूसरी चीज यूजर बताता है कि आपने किस क्यू से निकालना है, क्योंकि एक वक्त में 4 क्यू चल रहे होंगे, तो किस क्यू से ये काम करना है, तो क्यू का नाम देता है। तो एक्चुअल में वो यूं लिखता है एक्स वाई जी। अभी आपने इस्तेमाल शायद पाइथन में नहीं किया होगा, तो मुझे बड़ा अफसोस रहा कि मैं पाइथन का कोई कोड नहीं लिखवा सका आपको, और जगह पे पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको नहीं करवा सका। एक्स वाई जी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे क्यू का नाम हमारे पास डी एस है, ये क्यू का नाम है, क्यू एस का नाम हमारा डी एस है। तो डी एस डॉट डी क्यू, ठीक है, और इसके बाद यूं लिख दूंगा मैं। तो ये बेसिकली यूजर प्रोवाइड करेगा। तो यूजर ने क्या प्रोवाइड किया कि डी एस क्यू का नाम एक्स वाई जी जहाँ डेटा कॉपी करना है, और वो फंक्शन जो करवाना चाहता है। इसके अंदर से कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, ना समझना कि ये पैरामीटर इसके अंदर पास होंगे, ये समझाने के लिए लिखे गए। इसके बाद ये 3 पैरामीटर्स मेरे और आपके समझने के लिए कि हमें इसके बारे में पता हो कि उस जो डी क्यू यानी जो क्यू इस्तेमाल हो रहा है डीएस के नाम से, उसकी लेंथ कितनी है, उसका फ्रंट इस वक्त कहाँ है, उसका रियर इस वक्त कहाँ है। ये ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे दोनों। तो वो दोनों अगर हमें पता होंगे तो फिर हम इसको हैंडल कर सकेंगे। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात ये। तो ये हम यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो ये बात आपके समझ में आएगी कि देखें सबसे पहला चेक क्या है कि अगर फ्रंट नल है, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखवाया था 0। नल का मतलब होता है, नल ये लोग इसलिए लिखते हैं कि जो भी इंडेक्स इस्तेमाल हो रहा है, तो लिख दें अंडरफ्लो, पहला हो गया, और रिटर्न कर दें। ये इफ के बंच में भी नहीं आएगा, ये अलहदा सा लिखा जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। लेकिन कोई अगर यहाँ से पास हो गया तो इसका मतलब एटलीस्ट एक डेटा तो एग्जिस्ट करता होगा ना। अगर यहाँ से पास हो गया तो एटलीस्ट एक डेटा तो एग्जिस्ट करता होगा। अब उसके लिए वर्किंग हो रही है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को कॉपी करते हैं। गौर से देखें, क्यू में से फ्रंट की लोकेशन से आइटम कॉपी हो गया। जहां पर भी फ्रंट लोकेशन है, यानी सबसे अगर डी क्यू कर रहे हैं तो जहां पर भी इस वक्त फ्रंट मौजूद है, अगर यहाँ से निकल गया नंबर 1 से निकल गए, तो जहां पर भी फ्रंट होगा वहां का डेटा सबसे पहले आप कॉपी कर देंगे। किसमें कॉपी कर देंगे, जो यूजर ने वेरिएबल असाइन किया होगा। अब डेटा कॉपी हो गया तो अब इस जगह को खाली करने के लिए पॉइंटर की मूवमेंट है। पॉइंटर की मूवमेंट 3 तरीके से हो सकती है। उन तीनों तरीकों में से चेक करेंगे, जो कंडीशन वैलिड होगी उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर देंगे। तो वो 3 मेथड कौन से हैं जो मैंने अभी लिखवाए थे, देखें क्या लिखा हुआ है। अगर फ्रंट रियर के बराबर हो तो फ्रंट भी नल और रियर भी नल। ये समझ में आती बात। अगर फ्रंट रियर के बराबर हो तो फ्रंट भी नल और रियर भी नल। उसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर फ्रंट एंड लास्ट पे चला गया तो फ्रंट को 1 पे कर दो, वापस ले आओ इनिशियल कंडीशन पे। और बिल्कुल आखिरी कंडीशन जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है
कि फ्रंट जो है वो फ्रंट +1 हो जाएगा, यानी डिलीट हुआ है तो एक आगे ले जाओ उसको। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DQ। जब आप कभी मौका लगेगा, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, अगर पढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है, कि जब पाइथन में DQ के लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे तो उससे बनने वाले जो ऑब्जेक्ट्स और मेथड है, जब वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड पे कैसे काम हो रहा है। तो अब आपको एज अ कोर प्रोग्रामर ये बात पता होगी कि जब आप कभी जिंदगी में स्टैक कॉल करेंगे या कभी जिंदगी में क्यू बनाएंगे, और बहुत सारा बनाएंगे क्योंकि आगे आपकी सारी लाइफ ही जो है प्रोग्रामिंग बेस है, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके पीछे एक्चुअल में जो फंक्शनलिटी वो तो हमें आती है। और अगर आप रिसर्चर बनेंगे तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ देखेंगे कि हम इससे अच्छा एल्गोरिथम लिखने के काबिल हो, और अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके इसके बैकग्राउंड की एक एक चीज जो है पता होगी। जब फ्यूचर में आप काम करेंगे तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप क्यू का एल्गोरिथम खुद लिख के काम करें, बल्कि जो बिल्ड इन एल्गोरिथम होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मकसद ये होता है कि आपको इसके कोर के बारे में पता हो। तो अब आपको ये पता चल गया कि क्यू कभी इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बैकग्राउंड पे ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप लोग थोड़े वीक हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये बेसिकली इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी किस्म की डुप्लीकेशन नहीं है, तो लिहाजा हम इन क्यू और डी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कहा था कि 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, 3 बज़वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है बेसिकली रनिंग टाइम, एक होता है टोटल रनिंग टाइम, ठीक है, टोटल रनिंग टाइम, फिर एक होता है एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम, एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम, जिसको हम रनिंग टाइम भी कहते हैं, और एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बहुत माइनर माइनर सा फर्क है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। टोटल रनिंग टाइम का मतलब है कि आप एक एक लाइन को एनालाइज करें। हाँ, स्पेस भी बता देता हूँ। आपके पास टोटल रनिंग टाइम का मतलब है कि आप एक एक लाइन को एनालाइज करें। एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम का मतलब है जो इसमें की फंक्शन है उसको एनालाइज करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो इन दोनों, चाहे टोटल रनिंग टाइम से चाहे एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम से जो आउटपुट आया है उसको देखते हुए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, हाँ, बेसिक ऑपरेशन। तो मैं अगर इसकी टोटल रनिंग टाइम भी देखता हूँ, अगर इसकी टोटल रनिंग टाइम भी देखता हूँ तो रनिंग टाइम होता क्या है, आप एक एक लाइन को एनालाइज कर लीजिए। एक एक लाइन को एनालाइज करने का मतलब ये है मेरे भाई, गौर से देखना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो समझनी है ना, आपकी जान तो नहीं छूटेगी। अब इसके बाद DAA का कोर्स पढ़ोगे जिंदगी में तो उसमें कर ही रहोगे। देखें, पहली लाइन में फ्रंट इज इक्वल टू रियर एंड फ्रंट, ये में अभी हमने कौन सा एल्गोरिथम पढ़ा, DQ, तो DQ को ही हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये DQ का एल्गोरिथम है, दोनों का बिल्कुल सेम है। आपने कहा सबसे पहले इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर फ्रंट नल के बराबर हो तो अंडरफ्लो कह के बाहर निकाल देंगे, यानी चेकिंग के लिए एक इंस्ट्रक्शन चाहिए आपको। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर आपको बाकी किसी किस्म की कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये कहते हैं कि ये बात अगर ट्रू हो जाती है तो आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन चलाना है, और वो चेक है फ्रंट इज इक्वल टू नल। और बहुत ज्यादा से ज्यादा आप अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो अगर आप बहुत डेप्थ में देखना चाहते हैं तो अंडरफ्लो का मैसेज के लिए भी आपको एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो इसका मतलब टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, आप कहेंगे अगर, क्योंकि इसके बाद लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 तो नहीं एग्जीक्यूट होगी ना, तो इसका मतलब है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 रीड होंगी। लेकिन ये कौन सा केस होगा, ये बेस्ट केस होगा। बेस्ट केस का मतलब ये है कि आपके पास आगे बढ़ ही नहीं रहे और आपने सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन, यानी क्यू ऑलरेडी फुल है और आप उसको ये बता के, सॉरी, क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है तो DQ चलेगा नहीं, ये इसका बेस्ट केस है। लिहाजा आप कहेंगे कि क्यू जो है वो 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ये रनिंग टाइम है, ये इसका रनिंग टाइम है। अब फैमिली लिखने जा रहा हूं, ये बेस्ट केस सिचुएशन है, तो बेस्ट केस को हमेशा ओमेगा से लिखते हैं। ये बात बता चुका था मैं, भूल गए होगे क्योंकि इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती इसमें। बेस्ट केस कंडीशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 1 कहलाती है। 1 का मतलब है कांस्टेंट रनिंग टाइम। तो मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज कॉल्ड
asymptotic running time or total running time for best case. This is called running time, ठीक है, total running time for best case, ये समझ में आता है। और बेस्ट केस को हम लोग बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि जब ये किसी n पे डिपेंड नहीं करता, यानी आपके पास Q का साइज चाहे 4 हो चाहे 1000 हो, अगर वो एम्प्टी है तो साइज के बगैर ये दो ही इंस्ट्रक्शन चलेंगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट रनिंग टाइम है। और ये जो वर्ड यहाँ पे कांस्टेंट रनिंग टाइम लिखा गया है, इसको हम कहते हैं बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी फैमिली बेसिकली इसकी कांस्टेंट है। बहुत अच्छा एल्गोरिथम है ये बेस्ट केस के अंदर। लेकिन अगर सर मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है और लाइट भी नहीं है, सो काइंडली मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। फैजान, ठीक है, कर दूंगा, व्हाट्सअप कर देना मुझे अटेंडेंस, आज भी वेबसाइट व्हाट्सअप कर देना। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। अब अगर यहाँ से निकल जाते हैं, अगर ये भी बंद होने वाला है ना, हमारा भी ये बंद हो जाएगा, अभी 1 मिनट रह गया। अगर यहाँ से निकल जाते हैं और इस बेस्ट केस पे नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइनें अगर नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो देखिए हर एक लाइन को एक एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो अगर आगे बढ़े तो कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा कलर ऑरेंज कर देते हैं। ये अगर आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये वाला इफ भी एक इंस्ट्रक्शन है और ये वाला भी एल्स एक इंस्ट्रक्शन है। अगर, अब गौर सुनना, अगर ये तीनों इफ में से कोई एक इफ भी एग्जीक्यूट कर गया तो बाकी नहीं करते। तो वर्स्ट कंडीशन ये है कि आखिर वाला करे। और सुनिएगा, वर्स्ट कंडीशन क्या है कि आखिर वाला करे, यानी ये फेल हो गया तो आपको मजबूरन ये वाला इफ चेक करना पड़ेगा, ये फेल हो गया तो फिर आपको एल्स में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब है टोटल इस रेड को मिला के 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, इसको मिला के 4 इंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू 4, अगर वर्स्ट केस है तो 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। और इस 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये इसका रनिंग टाइम हो गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको वर्स्ट केस में O से जाहिर करते हैं वो भी 1 के बराबर होगा। यानी अगर वर्स्ट केस है तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही होगी। इसकी वजह यह है कि किसी किस्म की लूपिंग नहीं हुई कि बार बार जाके वापस लेके आए। तो इस वजह से आप कहते हैं कि हमारा डिलीशन और इसी तरह से इंसर्शन